अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, शाहिद सिद्दीकी साहब ने ट्वीट की 2017 में कि मैं ईरान गया तो सुबह अजान फजर की लाउड स्पीकर पे अलाउड नहीं थी और दिन में भी जो अजानें होती थीं वो सिर्फ एक स्पीकर अलाउड था। ज़्यादातर लोग, सारे ही लोग अजान की ऐप इस्तेमाल करते थे नमाज के लिए। ईरान जैसे स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री का ये हाल है। भारत में क्या हो रहा है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक फ़िल्म आई थी अभी, किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की। टोटल वाहियात फ़िल्म और फेल फिल्म। करने को तो उसने 105 करोड़ रुपया कर लिए 15 दिन में, लेकिन जिस हिसाब से इस पे इन्वेस्टमेंट होती है, खाली भाई इस पे 100-150 करोड़ रुपया तो भाई ने कमाना होता है। जैसे पठान फिल्म आई थी, उसमें शाहरुख खान ने आदित्य चोपड़ा से ये डील रखी थी कि मैं इस पे फीस नहीं लूँगा, मैं प्रॉफिट में से शेयरिंग लूँगा। तो उसने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया तो शाहरुख खान को 200-250 करोड़ रुपया मिल गया। तो ये भी सलमान खान की होम प्रोडक्शन थी। वही अपना ब्रेसलेट, वही कपड़े उतार के, तो वही उसके ड्रामे थे। 105 करोड़ रुपया का बिजनेस किया उसने। फिल्म की अपनी लागत 150-200 करोड़ है, ठीक है ना। उसमें आधे तो सलमान खान की फीस है। एनीवे, एक फिल्म आई केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी की टोटल लागत 25 करोड़ रुपया। पहले 3 दिन में, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसने 39 करोड़ रुपया कमा लिए और अभी फिल्म जा रही है आगे और ऊपर जा रही है। हालांकि कई जगहों पे तमिलनाडु और केरला में इसके सिनेमाओं ने इसको लगाने की इजाज़त नहीं दी, इस डर से कि यहाँ पे हमले हो सकते हैं। आप सोचें, यहाँ पे भगवान कृष्ण को टॉयलेट में बंद करके आमिर खान धमकियां देता रहा। पीके जैसी फिल्म पूरे इंडिया में लगी रही, किसी को डर नहीं लगा। उस देश में जहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन जहाँ पे 15-20 करोड़ मुसलमान रहता है 145 करोड़ में से, वहाँ पे डर और खौफ का आलम देखें। और फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ ऐसी मेजॉरिटी भी तो कहीं पूरी दुनिया में मुझे ला के दिखाओ ना। जो जुल्म इस मेजॉरिटी पे हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। अजीज दोस्तों, केरला स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, सबको दिखानी चाहिए। अपने लड़कियों को, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो क्लियर मैसेज है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को करंट सिचुएशन ज़रूर दिखाएं। अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह दूसरा इशू जो जंतर मंतर पे चल रहा है, तो जब आप ये सीन देखेंगे, जब आप टिकैत को देखेंगे और जब आप
आम आदमी पार्टी के लोगों को देखेंगे, कोई लीडर्स को देखेंगे आप, केजरीवाल को देखेंगे आप, जब आप रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका इन लोगों को देखेंगे, जब आपके सामने ये सीन होंगे, ये कहीं आपको प्रोटेस्ट किसी स्पोर्ट्समैन का नज़र आ रहा है? ये तो पॉलिटिकल रैली है, ये जलसे हैं, पॉलिटिकल जलसे हैं। कम से कम इस पे जो लोग, अब जैसे सौरव गांगुली ने कहा है कि मुझे नहीं पता, उससे सवाल हुआ कि आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं था, जब एक इशू का मुझे पता ही नहीं तो मैं उस पर क्या बात करूं, बस मेरी ख्वाहिश यही है कि ये मसला हल हो जाए। तो वो फोगट है ना, वो कहती है कि सौरव गांगुली को चाहिए कि इधर आए, हमारे पास आके बैठे। इन्होंने दुकान बनाई हुई है, बाकायदा एक इन्होंने धंधा खोला हुआ है। ये अब खुल के थैली से बाहर आ चुकी हैं सारी चीज़ें कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिक्स के लिए रचाया गया है, इसमें टोटल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और मतलब आप ये देखें कि पीटी उषा गलत इनकी नज़र में, सुदेश गोयात सही, राकेश टिकैत गलत है, मैरी कॉम, राकेश टिकैत सही है, मैरी कॉम गलत है, रॉबर्ट वाड्रा सही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गलत है, अरविंद केजरीवाल सही है, पूरे भारत के लोग गलत हैं। भाई आपको एफआईआर कटवानी थी, कटवा ली ना भाई, अब क्या चाहते हो? वहाँ पे बैठ के ड्रामे को जितना लंबा करोगे इतना ज़्यादा तुम लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हो। ऐसे में वो भाई साहब जो है महावीर आमिर खान ने इस पे फिल्म क्या बना दी है, ये अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने लगा है। महावीर फोगट है जो, वो कह रहा है मैं अपने मेडल्स वापस करूँगा। तो भाई साहब तुम लोगों ने कोई भारत के लिए मेडल नहीं जीते, अपने लिए जीते हैं, सीधी सी बात है। जो क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, भारत की नेशनल टीम में खेल रहे हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं। नाम कमाना, पैसा कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, अय्याशी कमानी, ये सब चीज़ें होती हैं। तुम लोग वहाँ पे गए हो तो भारत ने मौका दिया तुम लोगों को वहाँ जाने का, तो तुम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। तो कोई एहसान नहीं किया है भारत के ऊपर, देश ने तुम लोगों के ऊपर एहसान किया है उधर तुम लोगों को भेज के। अजीज दोस्तों, कर्नाटका के इलेक्शन अब देखें क्या होता है। सोनिया गांधी फरमाती हैं कि कर्नाटका या भारत उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक हम इस माहौल से जान नहीं छुड़ा लेते जो बीजेपी के झूठ और एरोगेंस से फैला है। तो बीबी अब तो भूल जाओ ये माहौल, ये बीजेपी से अब तुम लोगों की जान नहीं छूटनी। बीजेपी इज़ ए रियलिटी और इस देश की सबसे बड़ी रियलिटी है। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy and he is deep into the details. So I found myself at his home at 7:30 on a Friday night talking about the details of radio access networks and artificial intelligence, and it was just amazing. And I said to him, and I'll say this to you, in the years to come, there will be two ecosystems of technology. One consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he had traveled all week, he said to me, well, Secretary,
AI doesn't stand for artificial intelligence. I said, really? He said, AI is America, India, technology, ecosystem. तो अजीज दोस्तों, ये अमेरिकन मोदी जी के बारे में ये राय रखती हैं, तो अब इधर तब्दीली ही आनी है। सोनिया गांधी की कांग्रेस ने यहाँ पे इतनी गंदबाजी कर चुके हैं, इतनी गलत कार्यां कर दी हैं। भाई देखे ना, ये रो पिट रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टियां वापस करो। ये 123 प्रॉपर्टीज़ सरकार ने वक्फ बोर्ड से वापस ली, जो कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन से पहले गिफ्ट की थी। यह अमानुल्लाह खान ने बताया कि 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने ये 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को गिफ्ट की थी, वो मोदी सरकार ने वापस ले ली। तो इनका रोना तो बनता है। और अब उसके ऊपर अदालत में मामला चल पड़े हैं और बड़े बड़े सनातनी वकील पहुंच गए हैं कि जब किसी भी मंदिर के ऊपर कब्ज़ा करके उसकी जगह मज़ार या मस्जिद बना ली जाती है, तो वो मंदिर वाले या हिंदू उस पर केस नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर ले, उस पर भी कोई केस नहीं कर सकते उनको। और ना हिंदू, दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। ज़रा सुनिए। किया है, मैंने ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, क्योंकि ये एक्ट डिस्क्रिमिनेट करता है और सिटीजन्स को दो क्लासेस में बांटता है। जहां हिंदू पॉपुलेशन अगर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी मंदिर अगर गलत तरीके से कब्जा की गई है, या 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई भी मंदिर गलत तरीके से कब्जा की गई है या डिस्ट्रॉय की गई है, तो उसको रेस्टोरेशन के लिए रेमेडी बार करता है। हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और वहीं वक्फ को ये पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और उनके लिए सारी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो इस चीज को मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया है, क्योंकि इस देश के संविधान में, इस देश के सेक्युलरिज्म में सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस देश के सामने दो कानून नहीं रह सकते। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियो में इंडिया में करेक्शंस चल पड़ी हैं, करेक्शंस की तरफ इंडिया जा रहा है। ऐसे में एक हमारे ये पांडे जी हैं, जो कि अक्सर हमें कई चीज़ें बताते हैं। ये एंड पे मैं इनकी ये वीडियो लगा रहा हूँ, जिसमें ये हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और कहानी पसंद आए तो भारत के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। 16 अगस्त 1968 हरियाणा के भिवानी शहर में एक मां के घर एक नवजात शिशु का जन्म होता है। नामकरण संस्कार के दिन ब्राह्मण उस बंदे की कुंडली लिख रहा होता है। अकस्मात ब्राह्मण के आंखों में आंसू बहना चालू हो जाते हैं। माता और पिता उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि पंडित जी, दुखी, आपके आंखों में आंसू, इस दुख का कारण बता सकते हैं? पंडित के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुंडली लिखता चला जा रहा था। कुंडली लिखते समय उस ब्राह्मण ने अंतिम जब ओम हरि लिखा, उसके बाद दोनों हाथों से उस मां बाप की तरफ देखा और बताया कि माताजी, आपके घर में कलयुगी कालनेमी का जन्म हुआ है। यह पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा और कलयुग में अपने बुद्धि बल से यह किसी का हित नहीं करेगा, परिवार के साथ समाज का, देश का सर्वनाश करने का काम करेगा। यह बड़ा चतुर होगा, यह चालाक होगा, ये जिसके साथ मित्रता करेगा उन सब लोगों को जेल पहुंचाने का काम करेगा। यह खुद कहीं नहीं फंसेगा, परंतु जनता को मूर्ख जरूर बनाएगा, परिवार को मूर्ख बनाएगा, देश की जनता को गुमराह करेगा। यह कालनेमी है। जिस प्रकार से सतयुग में कालनेमी ने हनुमान जी को छलने का काम किया था, कलयुगी कालनेमी पूरी दुनिया को छलने का काम करेगा। आपका यह बेटा जीवन में कभी सच नहीं बोलेगा। आपका बेटा अपनी ही औलाद की झूठी कस्में खाएगा, अपने ही परिवार की झूठी कस्में खाएगा। हर वह झूठ बोलेगा
जो शर्मिंदगी भरा हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला हो, परंतु इसे शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। यह किसी न किसी राज्य का मुखिया जरूर बनेगा। हो सकता है मुखिया बनने के बाद यह देश के, जनता के और अपने ही साथियों को छलने का काम करे। यह जिस राजनीतिक दल का मुखिया बनेगा उसके पोस्टर पर हर 2-3 साल में चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि यह जिसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा वह भी झूठा होगा। यह आपका बच्चा आपके परिवार के साथ इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए माताजी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह देश, यह समाज और यह संस्कृति के लिए कलंक है। इस कलयुगी काल ने में इसलिए कहा माताजी, प्रयास कीजिएगा कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा इसे सद्बुद्धि आए, परंतु इसे सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी। यह दुनिया के लोगों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटेगा, परंतु सब फ्रॉड होंगे, सब झूठे होंगे। यह जिसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, मतलब मान लीजिएगा कि यह बेईमान नंबर 1 है, वह चोर नंबर 1 है, वह भ्रष्टाचारी है, उसे यह ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा। और जिसे यह ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, उस व्यक्ति को भी समझ लेना चाहिए कि उसके जेल जाने का समय आ गया है। यह अपने को जेल से बचाने के लिए कहीं हस्ताक्षर नहीं करेगा। यह जिस टीम का मुखिया बनेगा वहां पर अपने समकालीन जितने भी साथी हो उनको जेल भेजने का काम करेगा, उनको फंसाने का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में सुशासन चलाने वाला एक ऋषि पुत्र, एक सात्विक संत भारत का सर्वोच्च पद पर बैठेगा, और जब वह न्याय उचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा, तब यह आपका बेटा नीचता की हर पराकाष्ठा क्रॉस करेगा, गाली देगा, गलोच देगा, और गाली गलोच के चक्कर में यह अपनी हर सीमाएं लांघ जाएगा। उस दिन आपको शर्मिंदगी होगी कि कैसी औलाद को जन्म दे दिया। माताजी, मैंने कुंडली तो लिख ली, परंतु इस कुंडली की दक्षिणा नहीं लूंगा, क्योंकि इसकी दक्षिणा स्वीकार करना पाप है। साथियों, ये कहानी हरियाणा से प्रारंभ हुई, आज भारत में धीरे धीरे फैलती चली जा रही है। आप कथा का, कहानी का शीर्षक समझ चुके हों। अगर आप भी सहमत हैं तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, और कलयुगी कालनेमी से आप और हम किस प्रकार से सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि यह जहां का मुखिया बनेगा वो जनता की मुंह पर कालिक पोतने लगेगा, और जनता इतनी भ्रमजाल में इसके फंसी होगी कि यह जनता का मुंह काला कर रहा होगा और वहां की जनता को समझ में नहीं आएगा। कहानी का शीर्षक पसंद आया हो, कहानी को आप कई बार सुनिएगा और अपने साथी मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।